हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों। आज मैं एक 11 क्लास केमिस्ट्री जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप खुद जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना बड़ा महत्व है और इसके पढ़ने के चक्कर में कौन नहीं है, तो सब है, आप भी है और सबको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखे हैं, जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे हाइड्रोकार्बन कितने तरह के रहे, तो आपको पढ़ाया गया कि 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि यूज के आधार पर देखा जाए तो ज़्यादातर हम किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन के नाम क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, क्रियाशील मूलक क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी के गुण क्या है, कार्बनिक यौगिक के नामकरण कैसे करते हैं, यूपीएससी प्रणाली क्या है, कब लॉन्च किया और इसका उपयोग क्यों करते हैं, एल्केन का नामकरण कैसे होता है, एल्कीन का, एल्काइन का नामकरण कैसे होता है। ये तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। और आप जो है एक एक करके, और इसमें एक और टॉपिक है, देखिए एल्किल समूह, जो बड़ा साइड में बेचारा यहाँ लुका कर है, तो इसका भी मतलब बारे में हम लोग को बहुत अच्छा तरीक़ा से जानना है और समझना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग, जितने लोग आप देख रहे हैं, आप इसको अंततः आप जब 11th क्लास में है, तो आप जब ये स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यह बेसिक चीज़ है। क्योंकि देखिए हम पहले बार बताए थे, इसका मतलब परिचय पढ़ाया गया था कि कार्बनिक यौगिक क्या है, कैसे आया, इसका महत्व क्या है। लेकिन आज हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके नाम रखने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चालू करने से पहले आपको समझ में क्यों नहीं आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा रचना ऐसे वैसे दिस डेट पूरे बनने लगता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, देखिए, अगर सचमुच आप इसको बढ़िया ढंग से समझना चाहते हैं तो इसके बेसिक चीज़ों को देखिए कि क्या है। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में समझिए। किसके बारे में? कार्बन और हाइड्रोजन। आप लोग भी थोड़ा बोलिए, किसके बारे में समझना जरूरी है? कार्बन हाइड्रोजन। क्योंकि देखिए कार्बनिक यौगिक में मुख्य जो होता है हाइड्रोकार्बन का प्रयोग होता है। तो हाइड्रो से हाइड्रोजन और कार्बन खुद है भी गया। अगर इसके बारे में जान जाएंगे तो मूलक से लेके तमाम बातें जो ऐसे वैसे लिखा जा रही है सब दिमाग में बैठेगा, कैसे आया। तो सबसे पहले देखिए जो कार्बन होते हैं, इनकी बाहरी का, सबसे पहले इस कार्बन पर बात किया जाए, इसकी परमाणु संख्या 6 होता है और हाइड्रोजन की कितनी होता है, तो इसकी 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-4। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में केवल बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसी का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 2 तरीका से होता है। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, जिसने लुईस ने खोज किए थे, और एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइफन चिन्ह के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का 2 तरीका है, एक पॉइंट की और एक हाइफन का चिन्ह होता है। ये भी बता रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम 2 बिंदु दे दिए तो बता रहा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बिंदु है तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 1 हाइफन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइफन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइफन है तो इसी तरह 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी आपको 3 तक ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि 3 गो से ही सबका जो पेट भर जाता है, इसीलिए अभी यहीं तक है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का जो निरूपण होता है क रूप में होता है, 2 रूप में होता है। एक बिंदु के रूप में होता है और एक पाई, जिसको हाइफन बोलते हैं। हाइफन का हम इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं और हम लोग इसको अपनी भाषा में इसको हम लोग पाई बोलते हैं। और ऐसा रहता है तो बोलते हैं खड़ी पाई, क्योंकि बेचारा ही खड़ा है और ये सोया हुआ है, ये बात है।
तो यहाँ आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अभी इसका पेट भरा नहीं है। अगर पेट की बारे में कहे तो पूरा इसका पेट भरा नहीं, खाली है। और इसका भी खाली है, क्योंकि इसको पेट भरने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 8। और हाइड्रोजन को 1 है, तो जानबे करते हैं कि पहला में 2 होता है, तो हाइड्रोजन को और पेट भरने के लिए 1 चाहिए। तो आप ये बात समझिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए और कार्बन को कितना चाहिए? 4 तो है, और कितना चाहिए? ताकि 4 4 कितना आ जाए? 8। तो एक बात तो तय हो गई। कौन सी बात तय हो गई? कि कार्बन को अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, पेट भरने के लिए को इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और ये बात आपको समझ में आई होगी क्यों 4 चाहिए, क्योंकि 4 पहले से यह है इसके पास। इसका खुद अपना 4 गो है, खुद अपना, मतलब इसका खुद अपने घर के परिवार, इनका खुद अपना लड़का है 4 गो। फाइट करने के लिए और 4 गो चाहिए, ताकि 8 गो हो जाएंगे। तो इसी के चक्कर में हम लोग क्या लिखते हैं, इसी के चक्कर में देखिए हम बातें जो आपको लिख रहे हैं, अगर ये समझ गए तो पूरे समझ में प्रकरण आएगा जितने बोर्ड पर लिखा गया। जिसे हम लिख दिए ऐसे करके, ये वाला बात हम लिख दिए कार्बन से, ऐसे लिख दिए ऐसे, या कार्बन को हम लिख दिए CH4, एक लिख दिए CH3, एक लिख दिए CH2 और एक लिख दिए H, ऐसे लिख दिए, या मान लीजिए इतने ही रहे। अब आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। इतना जान गए तो समझो कि अब समझ में आएगी। आपको हम बताए कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 1। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तबे 2 बन जाएगा। और कार्बन को 4 चाहिए, क्योंकि 4 खुद इसका अपना है। तो 4 4 चाहिए कितना? तो 4 होता कितना है? तो 8 इसके पास होना चाहिए। तो 4 है और 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो बताइए कि ये वाला बात सही है कि गलत? सही है। क्यों? क्योंकि हम बताए कि इलेक्ट्रॉन, ए भी क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को ही बता रहा है। बिंदु भी होता है, ए पाई भी होता है। तो बता रहा है कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जब हाइड्रोजन दिया है तो वह मानने वाला थोड़े, वो भी तो लिया होगा। जब दिया तो लिया होगा ना, वो कम थोड़े चला गए। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ले लिया होगा, तो इसका भी तो अष्टक पूरा हो गया होगा। तो हाइड्रोजन का भी सब काम चल रहा है, कार्बन भी चल गया। अब ये सही है कि गलत? क्यों गलत? क्योंकि ये दिखा रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 4 मिल गया। अब क्या? हाँ, अब कहाँ से लिया ये? अब उसके चक्कर में हम लोग कहाँ है? इसमें पता चल रहा है कि H ले लिया है, लिया है, इतना पता चल रहा है 4 गो लिया है। ये लेकिन किससे लिया है, कहाँ से लिया, हम लोग को मालूम लिया तो है ना। इसके पास 4 गो तो आ तो गया, अगर मतलब ये भी सही है। अब ये सही है, 3 गो लिया है, कहाँ से लिया ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन 3 गो लिया। लेना कितना चाहिए? तो ये कर मतलब इसका अष्टक पूरा। ये ऐसा लिखना गलत है केमिस्ट्री में, बिल्कुल गलत। अब देखिए इसको कोई कहीं कहीं आप देखेंगे कि ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी। तो वही तो है कि कार्बन कितने ले लिया, ये भी सही है। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, आप देखे भी है क्रियाशील मूलक में, यहाँ थोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो ओ हम लोग लगा दिए, तो यहाँ पता चला कि ओ से लिया है। अब मिटका देंगे तो ये नहीं पता चल रहा है, खाली पता यही चल रहा है कि लिया है। किससे लिया है ये मालूम, कि क्यों ना फलाना चिलाना से लिए, मालूम नहीं है। तो ये भी सही है। तो आप ये बात दिमाग में बना ले। इस बात को आप जब देख रहे हैं तो बना लीजिए कि कार्बन को कितने चाहिए? 4। चाहे वह सीधा हो, टेढ़ा हो, जैसे हो, लेकिन उसके पास 4 गो होना। ये वाला बातें गलत है। अब बताइए ये सही है कि गलत है?
अब इसमें आपको कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दे रहा है, भाई इसमें दिखाई दे रहा है। इसको क्या कर दीजिए कि जब संघनित है तो थोड़ा इसको फैला दीजिए, जैसे छाता फैला देते हैं बारिश में, तो वैसे सी और एच को चारों ओर बांट दीजिए, एच को चारों तरफ बांट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो बात तय हो गई। देखकर मतलब ये भी जो है कार्बन है चारों हाइड्रोजन से एक एक लिया और चारों हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक साझा किया। एक मतलब ये बातें भी सही है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, अब ये बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि इसके पास अगर करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। इसका अगर देखा जाए मतलब कैसे कीजिए, ऐसे बनाइए चाहे वैसे, दो ही बनेगा। लेकिन कार्बन को तो दो ही मिल रहा है, पेट तो इसकी खाली है क्योंकि चाहिए चार, तो इसलिए ही कहता है कि हम है गलत। लेकिन इसी को हम ऐसे कर देते हैं। अब बताओ सही है कि गलत? क्यों सही हो गया? क्योंकि दो गो हाइड्रोजन से लेगा, दो गो कहाँ से लेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ले रहा है, लेकिन मतलब ये बातें सही हो गई। तो 10th क्लास में भी हम पढ़ा रहे थे, तो जैसे ऐसे लिखा जा रहा था ये बात, तो ये क्या कर रही है, एगो बहुत तेज था, बार बार ये हटा देता रहा, अरे सर इसके चलते सुंदरता बिगड़ जा रही है, इसको CS3 रहने दीजिए। हो ही एगो कहाँ से आ जा रहा है इधर, पोछ मत पीछे की ओर। लेकिन बताइए कि क्या ऐसे कोई लिखे तो सही है? हाँ गलत ना है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्बन को 3 ही मिलेगा, हाइड्रोजन के पास एक ही है ना, तो एक एक को दोगा, दो को तो उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन ये बातें अब उसको समझ में आ जाएगी कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यह हो गया, 3 को हाइड्रोजन से ले लिया, कार्बन का स्ट्रक्चर पूरा हो रही, आपकी लिखावट सही है। या बताइए ये वाला ऐसा लिख दिए, सही है कि गलत? तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे से, ये भी सही हो जाएगा। तो बताइए कि केमिस्ट्री में इस चिन्ह का कितना बड़ा वैल्यू है। आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाता है, क्योंकि उसकी अष्टक पूरा नहीं हो पाती है। तो अब जान गए होंगे कि क्रियाशील मूलक में पूरा जाल ऊपर नीचे बिछाया जा रहा, क्यों? क्योंकि कार्बन की अष्टक पूरा करने के लिए, और कार्बन के साथ साथ जो पूरा करता है उसका भी पूरा होता है, यानी जो दूसरे की मदद करता है उसका भी मदद करते हैं। और कौन करता है? तो ऊपर वाला भी करते हैं, वो अगर गाली दे के चला गया तभी ना। तो अब हम लोग का डाउट या क्लियर हो गया कि नहीं एकदम? चलिए तो अब मेन टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। ये जो बहस हुआ या कोई अनर्गल बहस नहीं थी, ये बहुत जरूरी था समझना। पहला कौन सी टॉपिक है? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान से सभी लोग समझिएगा आप लोग, और पढ़े हैं तो एक बार फिर से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो देखिए एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वह जो होता है मतलब ऐसे कार्बन होता है उसके वर्डे लग जाता है खुली श्रृंखला वाले। कैसा होता है? खुली श्रृंखला वाले कार्बन। एक लाइन में आप याद कर लेंगे कि खुली श्रृंखला वाले कार्बन को क्या कहते हैं? एलिफैटिक, या एक और नाम बताए थे एसाइक्लिक ना जी। चलिए तो आप एकदम याद कर लेंगे, ये परिभाषा हो गया सबके लिए कि खुली श्रृंखला वाले। जैसे आप ऐसे लिख दिए CH3 CH2। अब बताइए, अभी तुरंत बात बताइए, यहाँ हम 3 क्यों नहीं लिख रहे हैं? यही दिक्कत है। बताइए यहाँ 2 क्यों लिख रहे हैं? आप सोचिए जरा कि कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन से मिला, एक ये है एक ये है, तो कार्बन को कितना मिल गया? अगर यहाँ 3 कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को 3 को मिलिए गया, एक एक यह दे दिया, 5 हो गया ना, जबकि 4 चाहिए, इसीलिए इसको 2 करना है और ऐसे कर दिए। तो ये देखिए खुली श्रृंखला वाला है CH3 CH2
CH2 CH2, ऐसे CH3 कर दिए CH3। सोचिए बात, ये भी देखिए क्यों लिखा गया है, यहाँ पर कोई बंदा 2 क्यों नहीं लिखा, किताब बोला क्यों 2 नहीं लिखे, क्योंकि 2 कर देंगे तो AC को 2 को मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, 3 मिल रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब तो जान गए होंगे क्यों करना है। तो ये सब खुला श्रृंखला है, एकदम ओपन है, एकदम दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं एलिफैटिक। आपको कोई भी केमिस्ट्री में ऐसा मिलेगा तो समझिए कि वो कौन सा कार्बन के इंटरवल में है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। या एक और परिभाषा इसका हो सकता है कि एल्केन, क्या है, एल्केन, एल्कीन और क्या, एल्काइन, एल्काइन, यानी तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के कार्बन को क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप क्लियर इस बात को बोल सकते हैं। तो 2 परिभाषा, खुली श्रृंखला वाले या तीनों को मिलाकर। तो बात तो एक बन गई कि यानी इसका मतलब कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किस कार्बन के टुकड़ा है, बताइए किस कार्बन के टुकड़ा है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के टुकड़ा है, भाग है, हिस्सा है, प्रकार है, शाखा है, भाई मित्र सब कुछ है ना। तो हम लोग समझ गए इस बात को। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे हम लोग, और यहां पर देख रहे हैं तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सभी लोग को आप जो समझ रहे बिल्कुल समझ में आया होगा। दिमाग में बैठाना है कि खुली श्रृंखला वाले रहेंगे। अब सोचेंगे बंद वाला को क्या कहेंगे, तो भाई एक ही वीडियो में नहीं ना होगा, सब अलग। तो चलिए एल्केन जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एल्केन हमारे 10th क्लास का भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल गलत लिख रहा है एल्केन। एल्केन का बहुत अच्छा जो नहीं, पहला क्या टॉपिक था जी, चलिए पहला टॉपिक छूट रहा है उसको आप लोग बोल नहीं रहे। सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे इसके बारे में, अभी इसके बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि जब नामे नहीं पता रहेगा तो मैं खेला गड़बड़ आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है, हर चीज़ का नाम है, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, सबका नाम है। नाम नहीं रहेगा तो किसी वस्तु का, किसी आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कहेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि बिना नाम वाला जो आदमी होते हैं निरर्थक होते हैं, सार्थक नहीं होते, क्योंकि उसके बुलाने तक, कहने तक सब दिक्कत है ना। अब बुलाना भी पड़ेगा तो इधर आओ, नाम रहते तो डायरेक्ट बोला जाएगा मंटू इधर आइए। तो कहने का मतलब नाम के बिना बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ कार्बन का नाम सबसे जरूरी है सबके लिए। और जो बच्चे 10th में, आप तो बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि आपकी काम भी चलने वाला नहीं है। तो कार्बन के जो नाम है, आप जान गए कि कार्बन एक ही नहीं होता। कार्बन जो होता है, आप एक के बारे में पढ़े, कार्बन की कई गो मतलब कि रूप होता है, कई गो रूप होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेथ बोलते हैं। इस कार्बन का नाम है मेथ, दूसरा के नाम है एथ, या कोई मेथा एथा भी बोलते हैं, ये भी चलेगा, मेथा एथा तो आप बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या होता है, प्रोप, इसको ब्यूट नाम पड़ेगा, क्लियर समझिए। इसका पेंटा, इसका नाम हेक्सा चलेगा, हेक्सा। ये कार्बन के एकदम इम्पोर्टेंट नाम है। अब चलेंगे इसका 7, C7, इसका क्या नाम पड़ेगा, हेप्टा, क्या नाम पड़ेगा, हेप्टा। C8 है, क्या नाम पड़ेगा, ओक्टा। और C9 है तो क्या नाम पड़ेगा, नोना। कहा भाई नोना, इसका नाम पड़ेगा
डेका, और C11 है तो इसका नाम पड़ेगा अनडेका, अनडेका। C12 है तो इसका नाम पड़ेगा डोडेका, वाह डेका। तो यहाँ देखिए हम जो 12 तक देखिए कार्बनिक यौगिकों का नाम, तो मेथ, एथ, प्रोप, बीवुड, पेंट, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका। तो यह जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इसको याद कीजिए, बहुत जरूरी है। तो क्या क्या नाम बताया गया? मेथ, एथ, प्रोप, बीवुड, पेंटा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, अनडेका, डोडेका। यह जो बातें हैं एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। तो यह कार्बन के, क्योंकि ये वाला नाम किसी को आएगा आपको तभी आगे समझ में बातें आएगी, नाम रखने आएगा। तो चलिए ये चीजें हो गई। चलिए इसके बाद जो टॉपिक आया हुआ हम लोग के सामने, अब आ गया एल्केन। एल्केन आ गया। तो देखिए एल्केन किसे कहते हैं, सबसे बड़ी अच्छा टॉपिक रहा एल्केन। एल्केन का डिफिनीशन है कार्बन कार्बन कार्बन, किधर हो कार्बन, इधर आ जाओ, इधर CH3 CH2, ऐसे आगे बहुत बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं एकल बंधन, एकल बंधन। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए आप परिभाषा है कि जब वह कार्बनिक यौगिक, चाहे वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, तो उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन के का परिभाषा बना कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, तो उसे एल्केन कहते हैं। और इसका जबरदस्त एकदम सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब कहेंगे n क्या है, तो n जो है कार्बन की संख्या है, जैसे 1 2 3 जो भी रहेगा वो कार्बन की संख्या है। तो आप इसका सूत्र है एल्केन का, इसको नोट करेंगे और पूछता ऑब्जेक्टिव में भी, तो 2n+2। और परिभाषा क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो तो उसे एल्केन कहते हैं, और इसका इस सूत्र होता है। तो पहले यही बात। इसके बाद चलते हैं एल्कीन के परिभाषा पर। क्या है एल्कीन? तो एल्कीन में क्या होगा परिभाषा कि इसमें आपका CH2 बन गया, CH2 ऐसे हम लिख दिए, या CH तो देखिए ये जो बना एल्कीन बन गया, क्योंकि देखिए आप कार्बन कार्बन के बीच कितने हो रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है। इसको हटा देंगे तो यहाँ डबल कर सकते हैं जी, यहाँ 2 करना पड़ेगा ना, नहीं ये इतने करना पड़ेगा, 1 1 मिल गया, 2 मिल गया, इसका भी 2 1 1 मिलिए जा रहा है, एक घट रहेगा, 2 और 2 4, ठीक है, इसका एक ही रहेगा। हाँ तो देखिए ये जो बना आपका एल्कीन है। एल्कीन किसे कहते हैं कि वैसे हाइड्रोकार्बन, चाहे वह कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, द्विबंधन होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो उसे एल्कीन कहते हैं। कि यहाँ पर CH नीचे वाला पर, हाँ 2 डालना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ पर। अच्छा 2 और 2 4 तो हो ही गया, तो ये कार्बन हुआ ना, तो इधर से 2 मिल गया और इधर से 2 मिल गया, खींच लिया 4, तो यही कार्बन है, तो इधर से 2 मिला, इधर से, ठीक है। तो हम मिला सकते थे। परिभाषा याद हो गई। कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, कभी भी डबल बॉन्ड दिखाई दे, कभी जरूरी नहीं है। आगे एग्जाम्पल है, कहीं सिंगल होगा कहीं डबल होगा, लेकिन पूरे वो डबल वाला ही कहला है। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे एल्कीन कहते हैं। तो आप जानेंगे कि एल्केन एल्कीन में क्या अंतर है, तो आप समझ गए। एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्कीन में
और इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होता है ध्यान दीजिएगा कि CnH2n होता है। किसका सूत्र होता है? एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। तो ये पूरे डिफिनेशन था आपका। अगला समझ सकते हैं आप कि एल्काइन जो है, तो एल्काइन में जस्ट उसी तरह है कि कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए हम ऐसे कर दिए CH3C और यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और लिख दिए फिर C। तो देख रहे हैं कि यह कार्बन को तो मिल गया 3, एक और देना पड़ेगा तो 4। इस कार्बन का हो गया। तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। तो यह क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। और इस एल्काइन का जो सूत्र होता है, सूत्र ज़्यादा फोकस कीजिएगा सूत्र पर, CnH2n-2। ये जो फार्मूला है एल्काइन का फार्मूला है। कहाँ? हाँ, यहाँ पर तो देखिए कार्बन है तो इसको 3 मिल गया, 4 को कहाँ पाई दिया है? 3 है ना, एक यहाँ से मिल गया। हमको भी बुलवा दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ये हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर। अब देखिए यहाँ आ गया क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक क्या होता है ये समझना हम लोग। तो देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक जैसे आप ले लीजिए, लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज़ आपको जरूर समझना पड़ेगा, तभी आएगा। एक क्या समझना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है बड़ा साइड में बेचारा साइलेंट है, लेकिन थोड़ा इसको साइलेंट नहीं रखना है। एल्कीन समूह, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आप जैसे कि पढ़े कि एल्केन जो पढ़े आप, तो एल्केन में यही पढ़े कि CnH2n+2 था, और वहीं एल्किल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी एल्किल में? CnH2n+1 होगा। तो ध्यान दीजिए क्या अंतर है इसमें। एल्केन का ही रूप एल्किल समूह है, लेकिन अंतर यही है कि इसमें एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाने पर जो यौगिक प्राप्त होगा उस यौगिक को एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे में कोई एल्केन का फार्मूला ले लीजिए, जैसे हम लिख दिए CH4, लेकिन उसी को अब लिख देंगे CH, एक हाइड्रोजन को हटाना है, CH3 लिख देंगे, और यहाँ ऐसा करना जरूरी है। तो ई बन जाएगा आपका एल्किल। कोई भी ले लीजिए, यह ले लिया हम C2H का ले लिए इसको 6, लेकिन इसमें क्या लिखना पड़ेगा? C2H5 लिखना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए बन गया एल्किल। तो क्लियर इस बात को समझ लीजिएगा कि एल्किल क्या होता है। तो एल्किल क्या होता है बोलिए सभी लोग। तो एल्केन में से कौन हाइड्रोजन को हटा देना है? एक हाइड्रोजन को हटा देने पर जो समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं? तो यानी ये दोनों में, इसीलिए हम सामने लिखे हैं कि दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है। अंतर यही हो गया कि इसमें एक हाइड्रोजन कम होंगे और इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और इसके ज़्यादा और कम होने की वजह से इसका नाम भी चेंज हो जाए, नहीं हो जाएगा। और इसका सिंबल जो होता है क्या दिया जाता है? इसके लिए R दिया जाता है। इसको R मतलब सूचित करते हैं हम लोग। तो समझ गए कि एल्किल और एल्केन में क्या अंतर। आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज नामकरण के लिए किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। मेन हम लोग का उद्देश्य है नाम रखना। चलिए, तो अब आ गया क्रियाशील मूलक। इस पर विचार कीजिए, बड़ा पूछता है, बहुत VVI है यह। तो जैसे में कोई भी एल्किल समूह, CH3 क्या है बताइए अब आप लोग। एल्केन है कि एल्किल है? एल्किल हो गया ना। और इसमें हम OH जोड़ दिए, OH,
फिर यहाँ पर CH3 CH2 और इसमें OH जोड़ दिए, CH3 CH2 फिर CH2 और OH जोड़ दिए। हम देख रहे हैं कि सब में क्रिया इसी ये जो है सब में बराबर है, सब में का है बराबर है, लेकिन आप बताइए कि इसका जो गुण होगा सबका अलग अलग होता है। यह मेथनॉल कहलाता है जो बहुत जहरीला होता है, इसको खाकर सो मत जाना। तो ये जो है मेथनॉल होता है, और मेथनॉल जो होता है विषैला होता है। बाद में इसका नाम क्यों रखा गया आपको अगले एपिसोड में भी बताया जाएगा। इसका नाम रखेंगे, एक एक 2 कार्बन है तो 2 पर एथ आता है तो इसका नाम पड़ेगा एथेनॉल। इसका देखिए 1 1 2 1 3 कार्बन आ रहा है, 3 पर प्रोप आता है तो बनेगा प्रोपेनॉल। तो आप समझ लीजिए कि तीनों का जो गुण है अलग अलग है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये विषैला होता है, जैसे हम बताए आपको जितने हमारा वाइन शराब बनता है देहात में उसमें जो मेथनॉल बहुत ज़्यादा होता है। आप कहते हैं कि लीवर कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, तो आज समझ लीजिएगा कि हमारा किडनी और जो लीवर है, थोड़ा क्लोज कीजिए उसको ऊपर से, देखिए यहाँ पर जो बातें आपको बता रहे थे कि सब जो है सब किस वर्ग का, सब एल्कोहल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेकिन सबका जो गुण होता है ना वो अलग है। ये जो होता है इसमें जो रंग बनाया जाता है तो उसमें एल्कोहल का इसका उपयोग किया जाता है, मेन इसी को एल्कोहल बोलते हैं। प्रोपेनॉल होता है, जितने एल्कोहल होता है सबका गुण बराबर नहीं होता, तो उसी से परिभाषा बन गया क्रियाशील मूलक का कि मतलब कि कार्बनिक यौगिक का, क्योंकि सब कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक का गुण जिन पदार्थों पर निर्भर करता है, उस पदार्थ को जिस पर निर्भर करता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मूलक बोलेंगे। और कौन सा मूलक, क्रियाशील नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बदल रहा है ना, परिवर्तित हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्रियाशील मूलक। अब आएंगे तो यह है समजातीय श्रेणी। आप देखिए इसी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। अगर इस सबको हम हटा दें यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ अंतर है। समजातीय, इसका अर्थ पहले समझिए कि समजातीय माने क्या होता है। सम माने बराबर, जातीय माने एक जात का, और श्रेणी एक सीरीज बना रहा है। तो सब में हम लोग देख रहे हैं कि सब में क्या है, एल्कोहल है, तो सब एक जैसा है तो इसका नाम पड़ेगा क्या, और जातीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सब एल्कोहल का है, एक ही वर्ग का है, तो इसीलिए नाम जुड़ जाएगा जातीय। और यहाँ पर एक श्रेणी बना रहा है तो बन गया श्रेणी। तो श्रेणी में एक सीरीज बना रहा है एक के बाद दूसरा। तो समजातीय श्रेणी में 2 बातों का ख्याल रखा है, पहला क्रियाशील मूलक समान रहेंगे तभी तो समजातीय नाम पड़ेगा, और दूसरा कि सब में जो अंतर होगा, इसमें CH2 है, इसमें CH2 को ज्यादा हो गया, यानी सब में कितना के अंतर हो रहा है, CH2 का अंतर हो रहा है। किसका अंतर हो रहा है, तो याद कर देंगे समजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये पक्का पूछता भी है। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी जिसमें क्रियाशील मूलक समान हो और उस प्रत्येक में CH2 का अंतर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ये बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो बातें आ रही है समजातीय श्रेणी, अब जान गया, और यह है समजातीय श्रेणी के गुण। इसके क्या क्या गुण होगा, तो ध्यान दीजिए। पहला बात हुआ कि सभी क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला इसका गुण है क्रियाशील मूलक एक जैसा ही होते हैं। दूसरी बात रहा कि सब में कितने के अंदर होता है, CH2। तीसरा इसकी बनाने की जो विधि होती है एक समान विधि होती है, एक समान विधि, एक ही विधि से सब बनेगा। एल्कोहल है तो एल्कोहल विधि से बनेगा। चौथी बात रहा कि इसका जो रासायनिक गुण होता है
रासायनिक गुण वो क्या होता है, एक जैसा होता है। भौतिक गुण सबका अलग अलग होगा, टेस्टिंग सबका अलग अलग होगा। ये बातें हो गई। और इसके आगे का देखिए, ये CH2OH आ रहा है, इसके आगे का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यौगिक को निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, कि इसके आगे कौन आएगा, फिर CH2 बढ़ा देंगे, फिर CH2 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा था किसका गुण, समजातीय श्रेणी का जो गुण है। तो आप क्या क्या गुण में याद किए, क्रियाशील मूलक समान होता है, प्रत्येक में CH2 का अंतर होता है, बनाने की विधि बराबर होता है नहीं, और क्या रासायनिक गुण भी क्या होते हैं। अब आ जाएगा कि समजातीय श्रेणी का रासायनिक गुण बराबर क्यों होता है, क्या लिखिएगा, कहीं थोड़ी पढ़ाएगा क्यों बराबर होता है रासायनिक। आप लिखेंगे ना कि समजातीय श्रेणी में प्रत्येक यौगिक का क्रियाशील मूलक एक जैसा होता है, और क्रियाशील मूलक समान होने के कारण इसका रासायनिक गुण भी क्या होता है, समान होता है। बात लिखवाई गई है उसमें। अगला चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। देखिए नाम, यहाँ नामकरण पढ़ना, नोमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं। नामकरण माने देखिए किसी बच्चे का भी जन्म होता है तो उसका नाम मोहन, सोहन, गीता, सीता, मीता, गीता जो भी रख दिया जाता है। तो उसी तरह उससे कोई दिक्कत नहीं है, गया होगा। पहले आप क्यों नहीं बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब नामकरण होता है तो किसी भी, अगर देखें बच्चे से भी अगर ज्ञान लिया जाए तो बच्चे का भी नाम रखा जाता है, क्योंकि नाम के बिना इसका अस्तित्व। नाम दो तरीका के रखा जाता है, एक है कि हॉस्पिटल में ही अपने से कोई नाम रख देते हैं उसके बनावट के अनुसार, एक है कि बड़ा सोच समझ के कुंडली से देखा जाता है ना। उसी तरह देखिए क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक का जब नाम रखा गया तो स्टार्टिंग में जो नाम रखा गया तो उसके लिए एक प्रणाली लागू की गई जिसका नाम था साधारण प्रणाली। कौन सी प्रणाली था, तो ये आप याद रखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रक्रिया से किया जाता है, दो प्रकार से। पहला जो नाम था साधारण प्रणाली, साधारण था, और दूसरा जो नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, दूसरा था आपके सामने नीचे लिखा हुआ है यूपीएससी प्रणाली, यूपीएससी। अब देखिए साधारण क्या होता है, साधारण में उसके उत्पत्ति के आधार पर नाम रखा गया। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार, चाहे उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है, जिससे हम बताएं कि एक बच्चे का भी नाम कोई रख देता है, मतलब बाल बहुत ज़्यादा है तो कहते झबरा है, ये कुछ खा पी नहीं रहा है एकदम मीट मछली तो कहते साधु है। मतलब उसके मतलब व्यवहार और उसके प्रकृति की वजह से उसका नाम रख रहे हैं। कोई मान ली ज़्यादा काला है तो हम लोग कह देते करीमन। तो जो नामे है लोगों का, किसी का मतलब हमारे पूर्वज जो होते हैं लडला में हम लोग के प्यार में बोल देते हैं, तो ये भी एक नाम रखा जाता है। तो उसी तरह इसका भी नाम रखा गया है साधारण प्रणाली का, जो जहाँ से निकला वहीं उसका नाम पड़ गया। जैसे में आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल, कौन अम्ल है, फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जो है इसका सूत्र लिख देते हैं हम, लेकिन आप समझिए कि फार्मिक अम्ल जो लाल चींटी में पाया जाता है, किस चींटी में, और लाल चींटी को हम लोग का अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मस। क्या बोलते हैं, फॉर्मस बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अब कोई लाल चींटी का अम्ल कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को बोलेंगे फॉर्मस से बनेगा फॉर्मिक अम्ल। तो आप बताइए कि इसके अंदर है, इसका खुद का नाम है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो बताओ कि आप सीधे सीधे जान गए कि साधारण प्रणाली जो होती है उसके जहाँ से बना उसका रूपरेखा देखकर ही उसका नाम रख दिया गया। जैसे हम एग्जाम्पल दिए उसी प्रकार इसका नाम रख दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि जब कार्बनिक यौगिक का नाम उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर रखा गया है तो उसे साधारण प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एसिटिक अम्ल है,
उसका सिरका है उसका नाम साधारण होता है एसिटिक अम्ल। लेकिन आप फॉर्मिक अम्ल का जो नाम होता है इसका नाम होता है मेथेनोइक। यूपीएससी नाम क्या होता है? मेथेनोइक होता है इसका नाम। यूपीएससी नाम है, कौन नाम है? लेकिन इसकी साधारण नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। उसी तरह एसिटिक अम्ल, देखिए क्या कह रहे हैं हम? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। लेकिन इसका क्या नाम है? यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो इसका नाम होता है एथेनोइक। तो एथेनोइक कैसा नाम है देख लीजिए, यूपीएससी नाम है। लेकिन ये साधारण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिखवाए ना, एक्टम बोलते हैं उसका, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, एस्टम से नाम पड़ गया एसिटिक अम्ल। तो आप समझ गए कि जब उसके कहाँ से प्राप्ति के आधार पर नाम रखा जाएगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या होगा ये बताइए? ये बहुत आसान, ऐसा नाम याद करना बहुत आसान होता है। बताइए क्यों? गाँव में भी जो जिसका नाम का है रख देते हैं का, लेकिन वो बहुत लोग बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत आसान लगता है, उसके रूपरेखा के अनुसार रखा गया भाई ना। तो ये छोटे होते हैं और आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि इनका फिगर जाता है दिमाग में कि यहाँ से रखा गया है। लेकिन दिक्कत क्या है, हानि है कि एक का नाम कोई को हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका नाम एक का अनेक नाम हो सकता है, तो यह दिक्कत है। दूसरा इसका दिक्कत क्या है कि इसके जटिल जो कार्बनिक यौगिक है उसका नाम साधारण प्रणाली में नहीं रखा जा सकता है। अब चलो समझेंगे यूपीएससी प्रणाली क्या है। कौन प्रणाली? यूपीएससी प्रणाली। तो देखिए यह जो यूपीएससी प्रणाली है इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है। ये है यूपीएससी प्रणाली। तो यूपीएससी का आप कोई नया मिल रहा है तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आई से क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। यू से क्या बनेगा? यूनियन। यूनियन, यूनियन ऐसे लिखा गया ना, यूनियन। पी से क्या बनेगा? ऑफ होता है, पूर्व बोलते हैं, प्योर। प्योर माने होता है शुद्ध। एंड ए से क्या बनता है? अप्लाइड। अप्लाइड आई बनता है केमिस्ट्री। तो यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए यह कब आप लोग को लिखवा गया, कितने ईस्वी की बात है? 1967 में यह लॉन्च हुआ। वैज्ञानिक क्यों इसको लॉन्च किए? क्योंकि साधारण प्रणाली में क्या होता था, सब देश अपना अलग अलग नाम रखे थे, तो सबको पढ़ने में दिक्कत होती थी या अध्ययन करने में। तो लोग सब रसायन शास्त्र के जितने वैज्ञानिक हैं उसका सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में सब देश के वैज्ञानिक ने कहे कि ऐसा यूनिक नाम रखा जाए जो सभी देशों में नाम एक ही चले, अलग अलग नाम नहीं चले। तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया कि सब देशों में बराबर हो और अध्ययन करने के इसका आसान हो जाए, तो इसीलिए इसके कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। और इस नामकरण को हम लोग बोलते हैं यूपीएससी प्रणाली बोलते हैं। आप लिख सकते हैं कि 1967 में रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश के वैज्ञानिकों ने सम्मेलन किया, बैठक किया, और उस बैठक में कार्बनिक यौगिकों का नाम केवल एक रखने का अद्वितीय कहा गया और रखा गया। और इस प्रणाली को यूपीएससी प्रणाली कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना। और कार्बनिक यौगिकों का नाम क्या रखा गया? एक रखा गया जो सभी देशों में चलेगा। इसका सबसे बड़ी विशेषता यही था। अब आ गया एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे, तो इसके बारे में समझ लीजिए। किसका नामकरण? एल्केन का नामकरण। तो एल्केन का नामकरण इसको तोड़ कर देखिए, बनेगा एल का प्लस एन। क्या बनेगा? तो एल के मतलब हो गया एल्किल समूह। कौन समूह?
एल्किल समूह आ जाएगा। चाहे कार्बनिक जो यौगिक है, कार्बन का जो नाम था ना, एल्क में कार्बन आ जाएगा, कार्बन के नाम जो शुरू में हम बताए, और उस कार्बन के नाम में आपको क्या जोड़ देना है, एन। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कार्बन एक रखे हैं और यहाँ एल्केन का सूत्र जानबे करते हैं, CnH2n प्लस कितना, तो एक है तो यहाँ कितना होगा, 2 1 2 4। तो एक है तो एक पर कौन आता है, मेथ, तो इसका नाम पड़ जाएगा का, मेथेन इसका नाम पड़ जाएगा। तो आप समझ गए कि इसका नाम बनाने के लिए एन जोड़ा जाता है, और इसका खुली श्रृंखला का नाम के लिए अलग से इसको पढ़ाएंगे, अलग से बताएंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा एग्जाम्पल उसमें देना है। तो आप इतने ही इसको समझेंगे कि एल्केन का नाम रखने के लिए उसमें एन जोड़ दिया जाता है। अब चलिए इसके बाद में जो नामकरण आ गया, एल्कीन का नामकरण। तो एल्कीन में भी चलेंगे तो इसको तोड़कर आप संधि विच्छेद कर लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। तो एल्कीन में बनेगा एल्क प्लस इन। तो हम आपको तुरंत बताए कि ये प्रीफिक्स है, और ये वाला जो है कार्बन के नाम है, किसके नाम है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और इसका सूत्र खुद आप लिख लीजिए, जानते हैं सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CnH2n। तो आप एक रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 रखेंगे तो 3 दूनी, और इसका नाम पड़ेगा, देखिए मेथ, एक पर मेथ होता है, आप इन जोड़ना है, इसके दुर्गा ई का मात्रा ऐसे होता है, अन्ना जोड़ दिए मेथिन, इसमें आप जोड़ेंगे तो बनेगा एथिन, इसी तरह इसका जोड़ेंगे तो बनेगा प्रोपिन। तो ये जो चीज़ें सिंपल नाम है, एक बात याद कर लीजिए, बस समझ रहे हमको सब कुछ आ गया केमिस्ट्री में। ये जो चीज़ें सिंपल नाम है, सबसे बड़ी चीज़ है नाम रखना खुला श्रृंखला का। जब ये खुला श्रृंखला का नाम रखने सीख जाइएगा तो समझिए कि आप सीखे हैं, कुछ और बढ़िया सीखे हैं। तो वो दूसरे वीडियो में उसको बताया जाएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। इसके बाद अगला जो है नामकरण वह है एल्काइन। कौन सा है नामकरण, एल्काइन। तो इसका भी देख लीजिए आप कि एल्काइन का क्या होता है। तो इसको भी तोड़िएगा तो एक ही चीज बनेगा, एल का प्लस आइन। तो आप एल्क जानबे करते कार्बन के नाम होते हैं, और आइन जो है इसको आपको जोड़ना है उसमें, और इसका सूत्र क्या होगा, Cn-2। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे में 1 का लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 का जी, 2 में से 2 घट के 0 आ जा रहा है, 2 का रखिए, 2 दूनी के 4 है, 4 में से 2 घटेगा। इसी तरह 3 का, 3 दूनी 6 में से 2 घटा दीजिए 4। नाम रखिए 1 आ रहा है तो 1 पर इसका क्या नाम पड़ेगा, मेथाइन नाम पड़ जाएगा, और इसका नाम पड़ेगा